नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और बर्निंग टॉपिक है हमारा संचार साथी ऐप। क्या आप नया फ़ोन लेने जा रहे हैं? तो हाँ, आपको ऐसा ऐप अपने फ़ोन में दिख सकता है। क्या आप इसे डिलीट कर सकते हैं? इसको जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। और क्या है ये ऐप, क्यों इसके पीछे इतना परेशान है हम सब, जानते हैं। ये सारे हमारे मुख्य बिंदु हैं। ऑफ कोर्स जानना ज़रूरी है संचार साथी ऐप क्या है। जानना ज़रूरी है कि जो इसमें अनिवार्यता डाली गई है कि हर मोबाइल कंपनी को संचार साथी ऐप पूर्व स्थापित करना है। जो भी फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जैसे यूट्यूब आता है, ऐप प्ले स्टोर आता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं बताऊंगी आपको। क्या ऐसे डिलीट किया जा सकता है? और ऐसे कभी भी कोई पूर्व अनिवार्य हमारे पास निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं किसी ऐप को लेके, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ बात करेंगे मुख्य चिंताओं की, क्या दिक्कत है। तो संचार साथी ऐप से संबंधित हाल ही में हुआ क्या है। अभी 2 दिन पहले 1 दिसंबर 2025 को सरकार ने मैन्युफैक्चरर्स, जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, निर्माण करता है, उनसे बोला गया है कि भाई मार्च 2026 तक जो भी आप उपकरण बनाएंगे इसमें आप इंश्योर करेंगे, प्रभावी होगा कि भाई मार्च 2026 से जो भी आप फ़ोन्स बनाएंगे आपको क्या करना है, आपको उसमें संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करना ही करना है। पहले से पूर्व स्थापित रहे, यह आपका काम रहेगा। तो यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया गया है वो मैंडेट दिया गया है, मतलब अनिवार्यता। इसमें दिक्कत यह है कि ये जो अनिवार्यता बता दी गई है इसमें कोई भी हितधारक या फिर नागरिकों से सहमति नहीं ली जाएगी, है ना। यही क्वेश्चन है कि ऐसे अगर आप कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसको रूट एक्सेस मिल जाता है। क्या होता है रूट एक्सेस और ये क्यों खतरनाक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रूट एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। इस आदेश ने डिजिटल अधिकार समूहों और विपक्ष की ओर से कड़ा विरोध उत्पन्न किया है। देखो, संचार साथी पहले एक वेबसाइट हुआ करती थी और ये दूर संचार विभाग का भाग का एक तरह से इनिशिएटिव या पहल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, संचार साथी ऐप के बारे में। संचार साथी ऐप, पहले ना ये ऐप जो थी, ये ऐप नहीं थी। ये 2023 में एक वेबसाइट हुआ करती थी। तो वेबसाइट पे किसी भी व्यक्ति को अगर लग रहा है कि मुझे फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं या मेरे साथ इस कॉल्स के थ्रू गलत हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जाके इस पे अपने ग्रीवांस को दर्ज करा सकता था। तो बेसिकली ये शिकायत दर्ज कराने के लिए एक वेबसाइट थी, फ्रॉड कॉल से संबंधित। उसके बाद ये ऐप बना और दूर संचार विभाग द्वारा ये ऐप अब बोला जा रहा है कि मार्च 2026 से जो भी मोबाइल फोन्स होंगे उसमें ये पूर्व स्थापित रहेगा अनिवार्य रूप से। पूर्व स्थापित होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पे दिक्कत है और ये अनिवार्यता जो है वो दिक्कत है, ठीक है। क्यों, इसके बारे में बताऊंगी। पूर्व स्थापित और अनिवार्यता, क्या इसे डिलीट किया जा सकता है? जी हाँ, इसको हटाया भी जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है, ठीक। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो भी डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध हो रहे हैं फोन्स के माध्यम से, संचार के माध्यम से, उसको टैकल करने के लिए आया है। तो जो भी साइबर सिक्योरिटी रिस्क और डिजिटल स्कैम जैसे डिजिटल अरेस्ट आदि, इसके परिणाम स्वरूप जो दिक्कतें आ रही हैं उसको टैकल करने के लिए लाया गया है। किस तरह से ये टैकल करेगा? देखिए, पहला तो ये संदिग्ध फ़ोन कॉल की रिपोर्ट इस पे की जा सकती है ऐप के थ्रू। किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़े सभी मोबाइल नंबर देखे जा सकते हैं। चोरी हुए फ़ोन को IMEI के माध्यम से ब्लॉक भी किया जा सकता है, जिससे टेलीकॉम कंपनियां उन डिवाइस को नेटवर्क से प्रतिबंधित कर सकती हैं। सरकार का ये भी दावा है कि यह ऐप निम्न समस्याओं पर अंकुश लगाने पर मदद करेगी, जैसे कि डुप्लीकेट नकली IMEI वाले फ़ोन, दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए खतरा जिन्हें माना जा सकता है, उन सब के लिए। पर दिक्कत यहाँ पे अनिवार्यता से है, ऐप से नहीं है। दिक्कत अनिवार्यता से है। इसके पीछे की चुनौती क्या है? सबसे पहले तो रूट एक्सेस, जैसे कि मैंने बताया, रूट एक्सेस मिल जाएगा। अगर इस ऐप की अनिवार्यता आ गई, ऐप की प्रमुख चुनौती यही है। सबसे पहली चुनौती जो कहती है कि ऐप अनिवार्य है, सबको मैंडेट मिल गया है कि अनिवार्यता से ये पूर्व स्थापित रहेगा। पूर्व
स्थापना मतलब आपने किसी भी हितधारक या किसी भी अन्य पार्टी के साथ कोई भी संवाद नहीं किया और ये यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया, यानी कि एक पक्षीय डिसीजन हो गया ये। जब कोई भी डिसीजन एक पक्षीय होता है तो ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को बढ़ाता है कि जो हम कह रहे हैं वही होगा। तो यूनिलैटरल डिसीजन जो अनिवार्यता का है, ये सबसे बड़ा इशू है। क्यों? अगर कोई भी ऐप अनिवार्य हो जाता है तो उसको हाई लेवल से रूट एक्सेस मिल सकता है। यानी कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, आपने देखा होगा कि ऐप बार बार आपसे पूछता है कि कैमरा एक्सेस कर लूँ, आपकी गैलरी चले जाऊँ, आपके माइक को ऑन कर दूँ क्या। तो बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिससे आपकी निजता का अधिकार सुरक्षित होता है। जब भी कोई ऐप पहले से ही पूर्व स्थापित रहेगा, उसको बार बार ये प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा। तो ये आपके कैमरे को भी एक्सेस कर सकता है, आपके माइक को भी एक्सेस कर सकता है, जिसकी वजह से आप जो निजी डिस्कशंस कर रहे हैं आपके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। अब यहाँ पे क्योंकि ये ऐप सरकार द्वारा लाया गया है तो क्वेश्चन यही है कि सरकार क्या लोगों पे निगरानी रखने के लिए काम कर रही है, स्पेशली तब जब पेगासूस का केस ऑलरेडी हो चुका है। पेगासूस सॉफ्टवेयर के बारे में ये कहा जाता था कि सरकार कथित तौर से लोगों के ऊपर, मुख्य रूप से जो एनजीओज हैं, विपक्ष के नेता हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए पेगासूस का इस्तेमाल कर रही थी। क्या हमारा भारत एक निगरानी वाला देश बन रहा है जो कि हमारे निजता के अधिकार का हनन कर रहा है? तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें यही है कि ये निजता के अधिकार का हनन कर रहा है। हाँ, हनन है, जो कि जस्टिस पुट्टा स्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन भी दिया था। जस्टिस KS पुट्टा स्वामी केस 2017 का ये कहता है कि निजता का अधिकार ये हमारे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 का भाग है बेटा, है ना। तो इसी वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उठ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऐसे अनिवार्य पहले भी कुछ उद्देश्य, कोई पहले भी ऐप्स थे क्या, तो ऐप प्री इंस्टॉल को अनिवार्य करना बहुत कम पूर्ववर्ती उदाहरण है, इसके ज़्यादा हमारे पास उदाहरण है नहीं। जैसे कोविड-19 के दौरान आपातकालीन संपर्क नंबर ये सीमित मामलों में दिया जाता था कि करना ही पड़ेगा। आरोग्य सेतु पर विचार किया गया था कि आरोग्य सेतु को आपको डालना ही डालना है अपने फ़ोन में, फिर बाद में हटा दिया गया। ट्राई ने 2018 की DND आवांछित ईमेल स्पैम रिपोर्टिंग पहल में भी प्री इंस्टॉल अनिवार्य नहीं किया था। तो अब क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि गतिविधि बतानी ही क्यों है। इसके अलावा क्या ये अनिवार्यता कानूनी है? क्या जो सरकार अनिवार्यता ला रही है इसके पीछे इसके पास कोई कानूनी सपोर्ट है कि नहीं? 2023 का दूरसंचार अधिनियम जो आया है ये दूरसंचार को व्यापक रूप से परिभाषित करता है। पहली चीज़, सरकार ने पहले कहा था कि ये परिभाषा टेलीकॉम ऑपरेटर के अलावा जो भी फ़ोन और ऐप्स हैं उन पर भी लागू होगी। इसके अलावा नवंबर 2025 में DOT ने 2024 के टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियमों को संशोधित किया। इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की गई संशोधन के बाद से। सबसे पहला, दूरसंचार पहचानकर्ता उपयोगकर्ता इकाई TIUE की शुरुआत हुई, जो किसी भी सेवा को कवर करता है जो फ़ोन नंबर का उपयोग करती हैं, जैसे कि फ़ोन, व्हाट्सएप, उनको भी कवर करता है ये। इन विस्तारित नियमों के तहत DOT ने कुछ और आदेश दिए थे, स्पेशली व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप से कहा गया था, पहली बात तो अभी जो 28 नवंबर का भी जो चीज़ आया है कि नोटिफिकेशन आया है, इसमें व्हाट्सएप को कहा गया है कि जो सिम, जिस सिम का नंबर व्हाट्सएप से जुड़ा है वो उस फ़ोन में होना चाहिए। यानी कि मेरे फ़ोन में वही सिम होना चाहिए जिससे मैं अपना व्हाट्सएप यूज़ कर रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप फिर काम उससे नहीं करेगा। ठीक है। व्हाट्सएप वेब सत्र, जो वेबसाइट हम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर्स में व्हाट्सएप वेब चलाते हैं, अगर 6 घंटे तक लॉगिन मतलब आपने करके रखा है, 6 घंटे तक उसमें कोई गतिविधि नहीं हुई या इवन गतिविधि हुई भी तो 6 घंटे में वो अपने आप लॉग आउट हो जाए, ऐसी चीज़ हो। अगर डिवाइस में पंजीकृत सिम नहीं है तो व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा, जैसे कि मैंने बताया। संचार साथी की अनिवार्यता विस्तारित अधिकारों के तहत जारी की गई है। विशेषज्ञ चेतावनी भी दे रहे हैं कि यह आदेश निजता के अधिकार का हनन करता है और आधार को आंशिक रूप से इसलिए समीक्षा में टिकाऊ माना गया था क्योंकि स्वैच्छिक रूप से इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, या अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि क्या ऐप को अनइंस्टॉल किया जा सकता है, जी हाँ, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि उपयोगकर्ता इसे हटा सकते हैं,
या इसे बिना पंजीकरण के छोड़ भी सकते हैं, निष्क्रिय रख सकते हैं, यूज़ ही नहीं करना है। पर इवन अगर यूज़ नहीं करेंगे तो रूट एक्सेस तो मिल ही गया है, तो बार बार इसको परत नहीं लांघनी पड़ेगी, ये ऐप आपके एक्सेस में आ सकता है। लेकिन द हिंदू द्वारा ये भी बताया गया है कि डीओटी के आदेश के अनुसार ऐप को पहले बूट पर दिखाई देना अनिवार्य है, विजिबिलिटी होनी चाहिए, तो इंसान उसमें जाएगा ही जाएगा। इसकी कार्य क्षमता सक्रिय रहनी चाहिए, लगातार उपयोग में रहना चाहिए। ऐप को अक्षम या प्रतिबंधित करना वर्जित है। तो ये द हिंदू का विश्लेषण था जो कि बता रहा है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हैकर्स द्वारा अगर समझौता किया गया, क्योंकि ऐप प्री इंस्टॉल्ड है इसलिए लाखों नए फ़ोन तुरंत प्रभावित हो सकते हैं। आपका डेटा, सिर्फ आप गवर्नमेंट जो डेटा ले रही है आपका इस ऐप के थ्रू कथित तौर से, अगर हैकर्स के हाथ में आ गया तो लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो यही मुख्य चिंताएं हैं। सबसे पहला तो गोपनीयता जोखिम है, संभावित व्यापक निगरानी जो सरकार द्वारा रखी जा सकती है कथित तौर से, उपकरणों और ऐप्स पर डीओटी का विस्तारित अधिकार हो जाएगा, अनिवार्य रूट स्तरीय ऐप के कारण सुरक्षा कमजोरियां निकलेंगी और स्वैच्छिक उपयोग के बजाय बाध्यकारी हो गया ये इस वजह से। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। सरकार ने संचार साथी को अनिवार्य करने का मुख्य कारण डुप्लीकेट नकली आईएमआई बताया है। नकली आईएमआई से जुड़े कौन कौन से साइबर सुरक्षा जोखिम वैध हैं? टेलीकॉम नेटवर्क पर वैध डिवाइस के रूप में रूप अपनाना, ठीक है, कानूनी वैध अवरोधन प्रणालियों से बचना, बड़े पैमाने पर सिम क्लोनिंग करना, माफ कीजिएगा, टेलीकॉम नेटवर्क पर डिवाइस स्तरीय सेवा अस्वीकृत हमले। तो जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।